ओके, यहाँ पर ध्यान रखो। कल तक में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का जो भी था कंसेप्ट, डाउट, वो मैंने आपसे डिस्कस किया था। आज मैंने बोला था कि मंडे, थर्सडे और सैटरडे 2 बजे से आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए आना है। जिनको भी डाउट हो, सिर्फ पूरे क्लास में से 3 और 2 5 बच्चे आए थे। मान के चलना कि बाकी लोगों को किसी को कोई डाउट नहीं है, इसलिए नहीं है, उनका सब हो गया। अभी नहीं आएंगे ना, आप लोगों को कल बोला था ना क्लास में कि 2 बजे आना है आप लोग को प्रैक्टिस के लिए। क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? सब आता है? अच्छा, ये आपको याद कराना पड़ता है। मैं भाई काम करूँगा, रोज घर आप सुबह से निकलूंगा 6 बजे से, एक एक के घर जाऊंगा, बोलूंगा तुम्हें आज 2 बजे आना है, क्योंकि तुम्हें जरूरत है, मेरे को तुम सही नहीं, तो मेरे लिए पढ़ रहे हो तुम लोग। फिर आप तो सर क्वेश्चन नहीं बनते, कहाँ से बनेंगे? ना तुम्हें बनाना है, ना तुम्हें प्रॉब्लम आती है आपको पूछना है। इतनी फैसिलिटी कोई नहीं देता, तो हम बंगले हैं कि इतना तुम्हारे लिए पीछे दौड़ रहे हैं। मुझे भी पता है कि 2 साल के बाद जब तुम कॉलेज में जाओगे तो हो सकता है कि इनिशियली शायद मेरे से मिलने आ जाओगे 1-2 बार, फिर तुम भी मेरे से नहीं मिलने आने वाले हो, क्योंकि तुम अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे। तो मेरे लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। तो जब आपको फैसिलिटी दी जा रही है तो उसको यूटिलाइज करो। हाँ, जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को हो गया है तो आने की जरूरत नहीं है, बट नहीं आ रहा है तो आके पूछो तो सही। कंपल्सन नहीं है, बट जब आपको डाउट है तो आके पूछ लिया करो। मैं यहाँ रहता हूँ टाइम पे, ठीक है? हाँ, अब तो भाई क्यों नहीं आते? अगर स्कूल में रहोगे, मेरे काम से नहीं सेटल हो जाओ, बच्चे रुपये लेके कितने बजे सुबह स्कूल को? कितने बजे स्कूल को? 12:40। कितने बजे आना था? तो कौन से के माध्यम युग नहीं होतं तो पण नाही युग ने म्हणून त्यांनी बताया कॉन्टेक्ट से ना डायरेक्ट आईडी में नेटिंग डायरेक्ट एडमिशन થઈ જશે तो करते એના कॉन्टेक्ट यूज करते तो अब तो केवू कोण करतो लोकांना अभ्यास मारले चलो जी, यहाँ पर ध्यान आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर और पूरे मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर तो सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए बाकी सबके कंपेयर में क्योंकि ट्रिगो हो सकता है कि आपको जेडब्ल्यू में काम आ जाएगा, है ना, उस एग्जाम में आपको काम आएगा, राइट। पर ट्रिगो उसके बाद ऐसा थोड़ी कि आपने जेडब्ल्यू की एग्जाम दे दी, एंट्रेंस एग्जाम दे दी, अच्छी कॉलेज वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद आप लोग अपनी कॉलेज खत्म कर ली, 6 सेमेस्टर खत्म होगा, 7 सेमेस्टर से आप लोगों की ट्रेनिंग लग जाएंगे, कैंपस में कंपनी आना चालू हो जाएगा, इंटरव्यू के लिए बैठोगे, उसके पहले आपको रिटर्न टेस्ट देनी होगी इंटरव्यू के पहले, और वहां पर जब रिटर्न टेस्ट देनी होगी तब वापस आप लोगों का एक सेक्शन आता है, उसके अंदर क्यूआर मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्यू आता है, उसके अंदर उस टाइम पर आपको ट्रिगो नहीं पूछने वाले, क्योंकि उस टाइम पर उनको ये नहीं जानना कि बच्चे को cos थीटा cos 61/2 आता है कि नहीं आता, क्योंकि वो तो मोबाइल पे चैट जीपीटी बता ही देता है। उस टाइम पर उनको ये जानना होता है कि आपके लॉजिक कैसे हैं। कल उठ के अगर आपको कंपनी में हायर किया जाएगा, कल एक प्रॉब्लम आई तो उसको आप टेकल कैसे करो, उनको वो जानने में है। और उसके लिए क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका एनालिसिस क्वेश्चन को देख के उसको समझने का जो एनालिसिस होता है या जो आपका एनालिटिकल नॉलेज होता है वो सब आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा ये और प्रोबेबिलिटी। इसलिए दुनिया की ऐसी कोई एंट्रेंस नहीं होती जिसके अंदर ये और प्रोबेबिलिटी आपको नहीं पूछने वाले। हर एंट्रेंस, कोई भी एंट्रेंस दोगे आप, उधर आप लोग टेक्निकल एंट्रेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर लॉजिक और एनालिटिकल की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर हर जगह पर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
और मेरा मैथमेटिक्स का सबसे फेवरेट चैप्टर है। मतलब मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आती है और मुझे पढ़ाने में तो मजा आती है, बट इसमें इसलिए ज्यादा मजा आती है क्योंकि इसमें फॉर्मूला याद नहीं करवाने पड़ते मुझे। आपको ट्रिको के फॉर्मूला याद करवाने पड़ते हैं क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला ही नहीं है। इसमें सिर्फ क्या काम आएगा, आपका दिमाग कैसे चलता है, चीजों को देखकर कैसे सोचते हो। जिनको समझ में आ गया उनको बहुत मजा आएगी, जिनको प्रॉब्लम आई लॉजिक्स में तो उनको बहुत मेहनत करके डेवलप करना पड़ेगा। तो जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते उस चैप्टर को, एक बार ट्रिको का अवॉइड कर लो कि थोड़ा ज्यादा क्या होगा, मेरे बोर्ड एनसीईआरटी को कर ही लोगे, मेरे ज्यादा क्या होगा जेडब्ल्यू में एक दो क्वेश्चन आएंगे तो नहीं करूंगा। पर इसको अवॉइड करेंगे तो बताए कि हर जगह पर अपने चैप्टर की जरूरत पड़ने वाली, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छे से और वापस लॉजिक के लिए जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा डेवलप होगा आप लोगों का माइंड। और मैं ये भी बता दूं कि मुझे मैं जब 11 12 में था तो मुझे एक ही चैप्टर नहीं आता था, 11 में तो नहीं आता था, वो सही है, मुझे आता ही नहीं था, मुझे समझ भी नहीं आता था क्या आता था। सर जब पढ़ा देता सब समझ आता था, और जब करने बैठता था कि क्वेश्चन नहीं करता, तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे, बहुत टाइम लगा मुझे, और बहुत काम किया था मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे। और फिर वो एक बार लॉजिक डेवलप हो गया तो फिर वो आने लगा था, फिर तो कोई भी क्वेश्चन देते थे तो बन जाता था। पर इन्हीं से मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, इसलिए मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपको भी प्रॉब्लम आए। ऐसा नहीं कि मेरे को प्रॉब्लम आई थी आपको भी प्रॉब्लम है, मैं आपसे शेयर कर रहा था कि मुझे इस चैप्टर में कहीं ना कहीं दिक्कत आई थी इनिशियल, राइट। तो थोड़ा सा लॉजिक पे ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, और प्रोबेबिलिटी वैसे आप लोग पढ़ चुके हैं ना। पर प्रोबेबिलिटी में आप क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कोई भी इवेंट होने के चांसेस, कोई भी इवेंट होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, कितने परसेंटेज चांसेस है कि आपको सक्सेस मिलेगा, राइट। कोई भी काम करने में दो ही तो चीजें होगी, या तो सक्सेस मिलेगा या तो फेलियर मिलेगा। मैं डाइस को थ्रो करता हूँ, जेडब्ल्यू की बात करता हूँ, एंट्रेंस एग्जाम में आप बैठते हो, आपका कोई भी क्वेश्चन जो आप गेस वन से तुक्का मारते हो तो उसके सही होने के आपको सक्सेस मिलेगा, उसके चांसेस कितने, 25%। ये जो 25% निकाला वो क्या निकला, वो सक्सेस निकला, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना होगा, क्योंकि चीजें मिलकर तो 100% ही होती है, 25% सक्सेस है तो बाकी 75% क्या है, फेलियर, सही है, राइट। बस उस प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब क्या होगा कि जब ये दो वर्ड, ये अलग अलग वर्ड है, परम्यूटेशन अलग वर्ड है, कॉम्बिनेशन अलग वर्ड है। कॉम्बिनेशन में आप कब यूज करोगे कॉम्बिनेशन और कब यूज करोगे परम्यूटेशन, तो वो डिसाइडेड है कि हम कॉम्बिनेशन तब यूज करेंगे जब भी हम लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। जब भी मुझे कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा तब मैं किसकी हेल्प लूंगा, कॉम्बिनेशन की। और जब मुझे कोई चीजों को, कोई ऑब्जेक्ट को अरेंज करना होगा तब मैं किसकी हेल्प लूंगा, परम्यूटेशन। तब मैं किसकी हेल्प लूंगा, परम्यूटेशन। अरेंजमेंट के लिए परम्यूटेशन, सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन। जैसे एग्जांपल में अगर दूं आपको, मैं आपको बोलूं कि मैं ए बी सी और डी, ये सबको 4 अलग अलग बुक्स है। मैं आपको बोलता हूं कि जाइए मेरे ऑफिस के टेबल में 4 बुक पढ़िए, जाके लेके आइए, और आपको 2 बुक लानी है। मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आपको उसमें से 2 बुक लेके आइएगा। आप गए, आपने देखा कि भाई सर ने तो बोला 2 बुक लानी है, बड़ी यहाँ तो पड़ी 4 बुक है, तो आप क्या करोगे, 2 बुक लेके आना है, बट मैंने बोला तो नहीं है कौन सी 2 बुक लाना है, तो आप क्या करोगे, चॉइसेस होगी आपके पास। अब क्या क्या चॉइसेस होगी, पॉसिबल है कि मैं ए बी लेके आ जाऊँ, मतलब पॉसिबल है कि आप लोग ए बी लेके आ जाओ, और या बी सी लेके आ सकते हो, और डी लेके आ सकते हो, और एससी लेके आ सकते हो, और एडी लेके आ सकते हो, और बीडी लेके आ सकते हो। ये सारी पॉसिबिलिटी मिली आपको। कितनी बुक लेके आए, 2। बुक कितनी लाए, 2 लाए, ठीक, इतनी 4, तो मैं 4 में से 2 बुक लाने के लिए मेरे पास टोटल चॉइसेस कितनी मिली सिलेक्शन की, ठीक, टोटल सिलेक्शन की चॉइसेस कितनी मिली, ठीक। अब मैंने बोला ठीक है आप लेके आ गए, अब मैंने बोला कि ठीक है आपको 2 बुक लाए और उसको जाके वो वार्डरोब है उसके अंदर जाके रख दीजिए।
तब जाओगे सपोज आप AB लेके आए तो मान लेते हैं तो इसकी आप क्या लेके आए थे AB, आप AB लेके जाओगे वापस कपबोर्ड में रखने के लिए, तो कैसे रखोगे? तो जब रखने जाओगे तब भी तो वापस दो चॉइस आएगी। कैसे? पहले A रखा, उसके बाजू में B रखा। अगर आप लोग वर्टिकल रख रहे हो तो A के बाजू में आपने B रखा, हॉरिजॉन्टल रख रहे हो तो नीचे B रखा, ऊपर A रखा। या तो फिर पहले B रखो बाद में रखो, हो सकता है ये दो चीज। अगर मैं 2 बुक लाया होगा तो मेरे पास 2 चीज है ना, या 2 चीज होगी, A पहले रखा उसके बाद B, या तो फिर पहले B रखा फिर BC लेके आए होंगे तो कितनी होगी? BC या CD के लिए, AC के लिए, AD के लिए, BD के लिए। तो अरेंजमेंट सिलेक्शन की मेरे पास कितनी क्विज आई थी? 6। सिलेक्शन की टोटल कितनी क्विज आई थी? 6। और जब अरेंजमेंट करने गया तो कितनी क्विज आई? 12। यहाँ से किसी को कोई डाउट? ये समझ आया सबको? मैंने जब 4 में से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, फिर वो बुक कुछ भी दे सकते थे, तो मेरे पास चॉइसेस कितनी आ रही है? 6। जब मैं उस 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज कर रहा हूँ तो मेरे पास कितनी क्विज आ रही है? 12। मैंने एक चीज पक्की है कि अरेंजमेंट तो तब करोगे ना जब पहले सिलेक्ट करोगे। अरेंज करोगे कि इसको आप सिलेक्ट करो। अब ये तो ठीक 4 ही ऑब्जेक्ट थे और आपने मैन्युअली कर लिया, कोई तो सिलेक्ट करके फटाफट फिर लेते हैं। अब अगर यही अगर मैं बोलता हूँ कि 4 की जगह पर सपोज 10 बुक दिया हुआ या 10 ऑब्जेक्ट दिए हुआ, तो फिर पूछा जाता है जाइए और 3 लेके आइए। अगर मैं मैन्युअली लिखने बैठूंगा 10 में से 3 लानी है तो ABC, ABD, ABE जैसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, है ना? कितनी बुक थी? 10। लानी कितनी है? 3। अगर 10 में से 3 लानी, अगर आप मैन्युअली अगर नोट डाउन करना चालू करोगे ना तो आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि 10 में से 3 लाने के चॉइसेस होंगे आपके पास 120। अब 120 चॉइसेस होगा। अब 120 लिखने जाऊंगा तो टाइम बहुत लगेगा और प्लस एक तो भूल भी जाऊंगा। टाइम लगे तो वो भी प्रॉब्लम नहीं, पर टाइम देने के बाद मेरा आंसर गलत होने वाला है। तो फिर अब इतना टाइम भी दूं, आंसर भी गलत आ रहा है तो क्या कर? तो फिर वहां पर पिक्चर में आए परमिटेशन है। इसके में कोई भी काम अब मैन्युअली नहीं करते। अब मुझे हर एक के लिए, हर क्वेश्चन के लिए, कैसा भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने की मेरे पास परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये 2 ऑप्शन है। बस आपको डिसाइड ये करना है क्वेश्चन देख के कि आप कॉम्बिनेशन यूज करोगे या परमिटेशन यूज करोगे। तो कैसे डिसाइड करेंगे आप? क्वेश्चन पढ़ोगे तो पहले समझना है क्वेश्चन। 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो आपको क्वेश्चन में सिलेक्शन करने के लिए बोल दिया जाएगा या तो क्वेश्चन में अरेंजमेंट करने के लिए बोलेंगे। सिलेक्शन करने के लिए बोलेंगे तो क्या यूज करोगे? कॉम्बिनेशन। अरेंजमेंट करने के लिए बोलेंगे तो क्या यूज करते हैं? ये फिक्स है। अब लिखेंगे कैसे? जैसे इसमें से कितनी बुक थी? कितनी सिलेक्ट करनी थी? तो इसको लिखा जाएगा इस तरह से 4CO2। क्या लिखा जाएगा? C फॉर कॉम्बिनेशन। ऊपर जो मैंने 4 लिखा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो नीचे 2 है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? कितने ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना, कितने ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना। ठीक है, इसको लिखने का अलग अलग तरीके, जैसे 42 मोस्टली ऐसे ही मिलेगा, पर कोई कोई बुक में ऐसे भी लिखा मिलेगा, कोई कोई बुक में ऐसे भी लिखा मिलेगा CO4,2। पहले गुजरात बोर्ड की जब बुक टेक्स्ट बुक यूज होते थे तब ये ऐसे लिखा मिलता है। ये सारी बातें एक ही है। ये सबका मतलब है टोटल 4 ऑब्जेक्ट है, उसमें से 2 ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना। 4 में से 2 ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना। और जब परमिटेशन की बात आएगी तो उसको लिखा मिलेगा 4PO। P फॉर, इसका मतलब क्या होगा? आप अरेंजमेंट में, बट इसका मतलब क्या होगा? फिर जब 4PO का मतलब समझाओगा, क्या समझाओगा? 4 ऑब्जेक्ट है, उसमें से कितना को अरेंज करना है? 2 को अरेंज करना है। 4 ऑब्जेक्ट उसमें कितने को अरेंज करने हैं? 2। पर अगर पूरा प्रोसीजर समझे तो आपने 4 में से 2 ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली अरेंज थोड़ी किया होगा। पहले तो 4 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। आपको चाहिए
4 PO है तो कितना ऑब्जेक्ट है टोटल 4, कितने चाहिए 2, पर क्या डायरेक्टली जाकर अरेंज हो जाएगी, पहले क्या होगा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 4P2 का मतलब ये हो कि पहले 4 में से मैंने 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया होगा, और जो 2 ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया उन दोनों ऑब्जेक्ट को फिर जाके अरेंज किया होगा। 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करूंगा तो लिखूंगा क्या 2P2, पहले 4 में से कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए 2, अब कितने हाथ में ऑब्जेक्ट है तो वही 2 ऑब्जेक्ट लेके आप अरेंज करने जाओगे, तो 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना तो लिखोगे कैसे 2P2, अरेंज करना हो तो किसको यूज करना है P, अरेंज करना तो किसको यूज करना है P को, सिलेक्ट करना तो किसको यूज करना है P को, राइट। तो 4P2 का पूरा अगर लॉजिक से मतलब समझा जाए तो पहले पूरा इवेंट को अगर मैं सोचूं तो पहले मैंने 4 में से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए होंगे और फिर जो 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए होंगे वो 2 ऑब्जेक्ट को जाके मैंने अरेंज किया। क्लियर? अगर आपके पास टोटल मान लो कि आपको दिया जाए, आप कैसे लिखोगे बस इतना बता देना, अगर 6 बॉयज है 4 गर्ल्स है, मुझे कमिटी बनानी है जिसके अंदर मुझे 3 बॉयज चाहिए और 2 गर्ल्स चाहिए, मुझे कमिटी बनानी है, ठीक है, मुझे कमिटी बनानी है विद 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, पर मेरे पास रिसोर्स, मेरे पास अवेलेबिलिटी क्या, मेरे पास 6 बॉयज है और 4 गर्ल्स, तो उसमें से मैंने कमिटी बनानी है 3 बॉयज की और 2 गर्ल्स की, तो मेरे पास अलग अलग कितनी चॉइसेस होंगी उसको लिखेंगे। क्योंकि मेरा काम कब खत्म होगा, जब मैं 5 के 5 को, मेरी कमिटी कब बनेगी, तो वो 5 सिलेक्ट हो गए होंगे ना, उस 5 में भी कोई 3 ही चाहिए, ना 3 से ज्यादा ना 3 से कम, और है कितने कोई, तो ये क्वेश्चन सिलेक्शन का है कि अरेंजमेंट का है, तो 3 होगा, और क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है ये कॉम्बिनेशन का, पर हम क्वेश्चन पढ़ते तो इतना तो समझ में आता है नहीं कि भाई कॉम्बिनेशन की बात हो, मतलब सिलेक्शन की बात हुई, अरेंजमेंट की बात हुई, तो पता चल ही जाएगा। तो आपको पता चले कमिटी बनाने के लिए आपको 3 बॉयज को सिलेक्ट करना है, पर सामने बॉयज बैठे कितने 6, तो मैं क्या करूंगा 6 में से 3 को सिलेक्ट करूंगा, पर यहाँ मेरा काम नहीं खत्म हुआ, अभी 2 गर्ल्स सिलेक्ट करनी बाकी है, और कितने गर्ल्स है 4, उसमें जो मुझे 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करके लिखूंगा क्या 4, उसके बाद और एक कंफ्यूजन जो हर स्टूडेंट को रहता है, उनको ये नहीं समझना चाहिए कि बीच में प्लस रखे या इंक्लूड, तो सबसे इजी तरीका उसको उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखने का, जो काम आपने हाथ में लिया वो जब तक खत्म नहीं होता तब तक सब कुछ मल्टीप्लाई करेगा, तब तक सब कुछ मल्टीप्लाई करेगा। मैंने जो काम हाथ में लिया वो मुझे पूरा खत्म करने तक बीच में अगर तेजी से आएंगे तो उसके बीच में क्या होगा मल्टीप्लाई, मैंने एक काम खत्म कर लिया, मैंने नया काम चालू किया तो बीच में प्लस आएगा, राइट। या तो फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो एंड के लिए मल्टीप्लाई एंड और के लिए प्लस, मेरा यहाँ पर काम कब खत्म होगा 3 बॉयज और 2 गर्ल्स या 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, तो एंड होगा तो क्या करना पड़ेगा करेक्ट। अगर ऐसा होता कि मुझे 5 की कमिटी बनानी है जिसमें 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स हो और 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स हो तो भी चलेगा, मुझे 5 की कमिटी बनानी है बट मेरे पास 2 अलग अलग चॉइसेस है, 3 बॉयज 2 गर्ल्स को लेके मैं कमिटी बनाऊंगा तो भी चलेगा, और 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स को लेके कमिटी बनाऊंगा तो भी चलेगा। तो इसको कैसे लिखता है ये प्लस आया तो उसको समझ क्यों आया, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, तो और के लिए प्लस और फिर बीच में इंक्लूड क्यों किया, क्योंकि मेरा काम तब खत्म होगा जब ये पूरा ग्रुप बन जाएगा, या तो फिर एंड है बीच में तो एंड के लिए
क्लियर है? प्लस कब यूज करोगे, रेंज कब यूज करोगे, कॉम्बिनेशन को लिखेंगे कैसे, वो सब क्लियर है? किसी को डाउट है? ये सिर्फ समझिए, ये समझे 4P2 का मतलब समझ नहीं है। P इज फॉर अरेंजमेंट, P सिलेक्शन के लिए डी होता है, P किसके लिए होता है? तो 4P2 का मतलब हुआ 4 में से 2 को सिलेक्ट करना है, और 4P2 का मतलब हुआ कितने में से, कितनों को, 2। और 4P2 का मतलब ये हो कि आपके सामने 4 ऑब्जेक्ट पड़े हैं, तो मुझे कितनों को अरेंज करना है? 2 को। कौन से 2 को? तो पहला काम क्या करोगे, कितने में से? तो 4 में से 2 को सिलेक्ट करोगे तो क्या लिखोगे आप? 4P ऑफ 2 लिखा। इस बार कि आप 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, अब वो 2 ऑब्जेक्ट को जाके आप अरेंज करोगे, तो 2 को अरेंज करोगे तो कैसे लिखोगे? 2P ऑफ 2। तो पहले सिलेक्शन हुआ, फिर अरेंजमेंट हुआ ना, और जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक बीच में क्या करना है? पहले 2 सिलेक्ट हुआ, फिर वो 2 को सिलेक्शन करोगे तो अरेंज करो किसको? सही है, ये क्लियर है? राइट। अब मेनली कुछ नहीं करने वाले, अपना हर काम किसकी हेल्प से करेंगे? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, अब ये जैसे लिख दिया, लिखना सीखा हमने, लिखते कैसे, अब उसको सोल्व भी तो करना पड़ेगा। 4P को लिख दिया, उसके बाद सोल्व भी तो करेंगे, तो उसके लिए अब जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अच्छा उसको बताओ, उससे पहले वैसे तो बात हो चुकी थी हमारी फैक्टोरियल, इसको क्या बोलते हैं? 5 फैक्टोरियल। क्या होता है फैक्टोरियल का काम? राइट, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 से चालू करना है, ये सब कुछ है। किसी का भी फैक्टोरियल लिखना है 5 फैक्टोरियल तो 5 से 1 तक, 10 फैक्टोरियल तो 10 से चालू करके कहाँ तक मल्टीप्लाई 1 तक। सही है, राइट। तो अब अगर यहाँ पर अगर हम लोग कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली फॉर्मूला NCOR, सबसे पहली फॉर्मूला NCOR, करेक्ट। वो NCOR की फॉर्मूला, पहले इसका मतलब क्या हुआ? कितने ऑब्जेक्ट है? कितने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है? R। तो N में से अगर मुझे R ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो मेरी फॉर्मूला क्या होगी? N फैक्टोरियल divided by R factorial into N minus R factorial। NCOR को कैसे सोल्व किया जाएगा? N factorial divided by R factorial into N minus R factorial। तो ये फॉर्मूला बनी कैसे होगी? जैसे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पहले मैन्युअली किए, फिर कॉम्बिनेशन का मतलब जो फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला तो क्या मतलब NCOR जब अप्लाई किया तो बहुत सारे क्वेश्चन को जब ऑब्जर्व किया तो उनको पता चला कि भाई इस तरह से सोल्व करते हैं तो सारे आंसर आ जा रहे हैं, तो उन्होंने उसको हमें एक फॉर्मूला बना के दिया। राइट, तो आप बस याद रखना, एक तो 2 ही चीज आपको याद रखनी है, एक NCOR की फॉर्मूला और एक NCOR। NCOR का पहले मतलब क्या हुआ? कितने ऑब्जेक्ट है, कितने को सिलेक्ट करना है? R। तो लिखेंगे कैसे? N फैक्टोरियल डिवाइड बाई R फैक्टोरियल इनटू N माइनस R का फैक्टोरियल। जैसे 4P2 लिखा तो 4 ऑब्जेक्ट है, कितने को सिलेक्ट करना है? 2 को। जब यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R की जगह पर 2 फैक्टोरियल इनटू 4 माइनस 2 इनटू 2 फैक्टोरियल। करेक्ट, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 1, वापस 2 फैक्टोरियल, ये 2 1 2 1 तो कैंसिल, ये 2 2 जा 4, तो 3 इंटू 2। 4 में से 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना तो कितनी क्विक सारी है? यहाँ पर मैन्युअली जब लिखा तो कितनी क्विक सारी थी? ठीक है। तो अब एक चीज आपने नोटिस किया कि बहुत सारी चीजें तो ऊपर नीचे कटी हो जाता है, जब कटी हो जाता है तो फालतू में टाइम पास क्यों करता था? वो लिखी क्यों?
वो लिखे ही जो कट हो जाए, जैसे 10C3 है, अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 10C3 में क्या होगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 तो 7 फैक्टोरियल, करेक्ट। अब 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 10 से चालू करूंगा, कहाँ तक जाएगा? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, करेक्ट। और नीचे क्या है? 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 into 1, और 7 फैक्टोरियल क्या है? 7 into 8 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो ये 1 to 7 और ये 1 to 7 तो कैंसिल ही हुआ, तो बचा तो सिर्फ ऊपर 3 एलिमेंट, कौन कौन सा? 10 9 8 डिवाइड बाई 3 2 1, इसको सोल्व करो तो 3 3 9 2 4 8 4 3 12 12 into 10, मेरे पास कितनी इक्वेशन आ रही है? 10 में से कितने को सिलेक्ट करना था? 3, तो मेरे पास चॉइस कितनी है? 120 इक्वेशन, अलग अलग कितनी चॉइस होगी? 20 120, उसका करूंगा तो कोई एक ही, बट चॉइसेस कितनी होगी? अलग अलग 120 चॉइसेस, करेक्ट। अभी तो बहुत सारी चीजें कट हो रही है, तो उसको अगर मैं ऐसा कुछ बना लूं तो लिखना ही ना पड़े तो मेरा टाइम बच जाएगा काफी सारा, राइट। तो आप अगर इसको देखोगे, जो मैं लिख रहा हूँ 10 फैक्टोरियल को मैंने डिक्रीज करना चालू किया, क्योंकि 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 10 से चालू करके कहाँ तक? 10 के बाद कौन आएगा? 9 के बाद कौन आएगा? 8 के बाद कौन आएगा? 7 के बाद कौन आएगा? और वो कहाँ तक जाएगा? तो क्या मैं 7 से 1 को डायरेक्टली 7 फैक्टोरियल 7 से चालू हो रहा था, कहाँ तक जा रहा? 1 तक, को 7 से लेके 1 से मल्टीप्लाई को भी क्या लिख सकता? अगर मैंने उसको 7 फैक्टोरियल लिख दिया तो नीचे का 7 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल तो डायरेक्टली कट ही हो गया, तो मुझे सिर्फ इतना ही करना पड़ा, सही है, राइट। तो इसका मतलब तब इसका मैं आप लोगों को कैसे आप ध्यान रखोगे कि कहाँ तक लिखना है, तो मैं आपको बहुत इजी बता देता हूँ। कितने ऑब्जेक्ट हैं? कितने सिलेक्ट करने थे? 3, ध्यान से सुनिएगा। कितने ऑब्जेक्ट है? कितने सिलेक्ट करने थे? टोटल ऑब्जेक्ट आपको चालू करना है, टोटल ऑब्जेक्ट आपको, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाना है, कितने नंबर तक लिखना है, तो 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर तक लिखना है। यहाँ पर कितने नंबर आप सिलेक्ट कर दो ना, कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे थे, कितने डिक्रीजिंग ऑर्डर तक लिखना है, 3 तक नहीं लिखना, 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर तक लिखना है। ये पहला नंबर, उसका दूसरा नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसका तीसरा 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, पहला दूसरा तीसरा, उससे आगे जाने नहीं है, उससे आगे इतनी यानी तो कट हो जाता है। और डिवाइड बाय कितना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे थे, उसका बस फैक्टोरियल करते हैं, उसका बस फैक्टोरियल, बाकी सब कुछ ऊपर नीचे क्या हो जाने वाला है तो वो लिखेंगे। समझ आया? बताओ 92 को लिखना होता तो कैसे लिखता है? कहाँ से चालू किया? 9 से। कितना डिक्रीजिंग ऑर्डर? 2, पहला दूसरा, डिवाइड बाय किसका फैक्टोरियल? 2 का। आए अरे बताओ, यहाँ जो लिख रहा हूँ उसको कैसे लिखोगे आप? 84 8 into 7 into 6 into 5 upon 4 into 3 into 2 बराबर है। कहाँ से चालू किया? कितने डिक्रीजिंग ऑर्डर? 1 2 और नीचे 4 का, सही है, राइट। तो इसका मतलब इसको हम शॉर्टकट बोलेंगे, अगर हम लोग इस फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसी फॉर्मूला का शॉर्टकट मुझे मिल गया, राइट। तो अब उस जिस शॉर्टकट को आप बोल रहे हो उसका मतलब ये हुआ ना, 8 फैक्टोरियल से आप चालू जब करते हो तो पहला नंबर n, उसके बाद का नंबर n, उसके बाद का नंबर, तो ये डिक्रीज होते 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 तो जाता कहाँ तक जाता 1 पर, तो किसी का फैक्टोरियल खत्म कहाँ होता है? 1 पे खत्म होता है, राइट। तो जब 1 पे खत्म होगा तो n n-1 n में से डिक्रीज होता है तो कभी ना कभी n-r भी आया होगा,
ना। बट 10C अगर 3 है तो 10 से डिक्रीज करोगे तो 10, 9, 8 तो कभी 10 - 3 7 भी तो आएगा, है ना। n - r के बाद कौन आएगा? डिक्रीज करो तो ये कम होगा ना, उसके बाद कौन आएगा? ये कहाँ तक चलेगा? कहाँ तक चलेगा? n - r के पहले कौन? n r plus 1। सही है, n - r। आगे जाओगे तो कम करोगे तो पीछे जाओगे तो बढ़ाओगे ना। n - r के पहले कौन होगा? डिवाइड बाई फॉर्मूला के हिसाब से नीचे कौन होता है? r फैक्टोरियल इनटू n - r फैक्टोरियल। और ये जो n - r है वहां से लेके 1 तक का मल्टीप्लाई अब क्या n - r का, तो वो n - r का फैक्टोरियल और ये n - r का फैक्टोरियल जैसे लोगे तो क्या बचा? n -1 n -2 और लास्ट टर्म कौन सा? n - r plus 1 डिवाइडेड बाई। इसको मैं अभी आपको शॉर्टकट समझा रहा था, वो शॉर्टकट ये बस मैंने आपको नंबर में पहले समझा दिया, उससे जल्दी समझ आएगा। अब आप देखोगे तो 10 हमने काम कहाँ खत्म किया था? कहाँ खत्म किया था? अब इसमें पूछ करके देखो n कौन है, इसके हिसाब से देखो तो 10, r कौन है? तो 10 -3 7 7 plus 1 इसलिए खत्म किया। एक्चुअल शॉर्टकट ये है, बट आप लोगों को और इजी कर दिया कि आपको इस तरह से याद कर ले, यहाँ से चालू करने का, यहाँ के डिक्रीजिंग ऑर्डर तक जाने। ठीक है, NC ऑफ R का ये शॉर्टकट जरूरत पड़ने पर अपने यूज करेंगे। इसमें किसी को डाउट? ये क्लियर? What is value of NC0? Logically what is value of NC0? आप देख सकते हैं सेल NC0 का मतलब NC0 लेना ऑब्जेक्ट है, कितने सिलेक्ट किए? तो आंसर कितना? मैं गया, मैंने आपने बोला था 4, कैसे मैंने आपको भेजा जब जाओ टेबल पे 4 बुक पड़ी है, अब आपको कोई चॉइस नहीं दिया कि कितनी लानी, आप जाइए आपको जितनी लानी लिया, आप गए आपने देखा चारों मैथ की बुक है, और मैं शब्दों को समझना आता नहीं, हम क्या करेंगे? खाली हाथ आएंगे। खाली हाथ आना भी एक चॉइस है। सबसेट कल ही वापस बताया था, सबसेट क्या होता है? नंबर ऑफ चॉइसेस। तो पहली चॉइस क्या होती है? नल सेट का मतलब क्या हुआ? खाली हाथ आया ना, तो भी एक चॉइस है, बस कुछ सिलेक्ट नहीं करना, इनफाइनाइट चॉइसेस होती है। सिलेक्ट नहीं करने को कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है तो एक ही चॉइस होगा ना, मैं कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक चॉइस है। सही है, तो NC0 का लॉजिकली मतलब क्या होना चाहिए? 1 NC0 का आपको भी बोला कि कुछ नहीं सिलेक्ट करने को चॉइस है, पर हमें कुछ लाना ही नहीं है, तो चॉइस कैसे हुआ? तो चॉइस ही तो हुआ भाई, मैं कुछ नहीं, खाली हाथ आया आपके पास तो एक चॉइस ही तो हुई मेरे पास, वो मेरे को नहीं सिलेक्ट करना है। तो उसको क्या बोलोगे? 0 चॉइस। वो तो आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट गिन दोगे, 0 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लाए, चॉइस कितनी? अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास 80 है, 2 एक बुक है, आपको जाता आप जाइए, आपको जो पसंद आता है आप लेके आएगा, है ना। तो आपको क्या कितनी आपका चॉइस कितनी? चॉइस आप बोलो, मैं लिखता हूँ कैसे 4? तो एक चीज को भी तो एक चॉइस गिन रहे, इसलिए जो आप 4 बोल रहे हो, तो कुछ नहीं लाना भी तो चॉइस है ना मेरे हाथ में कि मैं कुछ नहीं ला रहा हूँ। वो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, बट चॉइस तो है ना वो, तो आपको तो 3 आंसर बोलना चाहिए था। फिर तो कुछ नहीं लाना वो भी तो मेरी चॉइस है ना कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, राइट। तो NC0 कितना होता है? 1। NC0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और 1 चॉइस कब मिल सकती है? जो सारे NC मैं 10 बुक पढ़ी है, गया 10 के 10 उठा के लिया, देखिए तो चॉइस होगा। तो NC0 का भी आंसर कितना होगा? 1। और NCN का भी आंसर कितना होगा? 1।
क्यों? बिकॉज मेरे पास अगर n ऑब्जेक्ट है तो मुझे लाना कितने थे? सारे ही लाने थे, तो कोई थोड़ी कहाँ है, सबको तो उठा के लाना है। NC0 भी 1, NCN भी 1, राइट। अब इस NC0 को अगर मैं फॉर्मूला में डालूं, अगर मैं फॉर्मूला में रखता हूं तो NC0 इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा? n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r इनवर्स 0 फैक्टोरियल फिर n माइनस 0, तो n माइनस 0 है, तो ये n फैक्टोरियल कैंसल, नीचे क्या बचा? अब 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता, क्योंकि 0 फैक्टोरियल का मतलब ही क्या होता है कि आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो 0 फैक्टोरियल बाय डिफॉल्ट कितना हो जाता है? 1। ऐसा नहीं कि 0 फैक्टोरियल को 0 लिख के आ जाओगे, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे, और कुछ सिलेक्ट नहीं करना वो भी तो मेरी एक चॉइस है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए है तुम्हारे पास, राइट। इसीलिए ध्यान रखेंगे ऐसी गलती, फालतू गलती तो नहीं होनी चाहिए। 0 फैक्टोरियल को 0 लिख दिया, 0 फैक्टोरियल क्या होगा? हमेशा 1 होगा। ठीक, एनसीएन में भी अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो n का काम कौन कर रहा है? n ही कर रहा है। r का काम कौन कर रहा है? n, और फिर n माइनस r जब करूंगा तो n माइनस 0, तो n फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? इसलिए एनसीएन अगर फॉर्मूला से भी जाओगे तो कितना मिलेगा आपको? 1 ही मिलेगा। ये सिर्फ समझाने की, वैसे आपको लॉजिक से पता चल रहा है कि मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट है, 10 को सिलेक्ट करना तो भी एक चॉइस है, मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट है कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना वो भी तो एक चॉइस है। क्लियर? NC0 ऑलवेज 1, 5C0 होगा तो भी 1, 10C0 होगा तो भी 1, 50C0 होगा तो भी 1, 10C10 होगा तो भी 1, 5C5 होगा तो भी 1, फिर ऑब्जेक्ट कुछ भी n से फर्क ही नहीं पड़ता। R का मतलब कितना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है? इसमें R का मतलब क्या हुआ? नहीं, मतलब जो NC होता है उसका आपने बोला कि ऑब्जेक्ट मतलब सिलेक्ट नहीं करना, तो उसका ये मतलब नहीं होगा कि आपने वो लिमिट नहीं दी है सिलेक्ट करने के। क्यों लिमिट कैसे दी ना मैंने? NC0 आपको जाना है, कुछ सिलेक्ट करके नहीं लाना है, लिमिट तो दी है कि खाली हाथ आना है। जब NC1 5C3 लिखते हैं तो मैंने आपको लिमिट दी, तो लिमिट ने एग्जैक्ट बोल दिया कि 3 ही लानी है, लिमिटेशन जैसी बात ही नहीं है उसमें। ऐसा नहीं कि 2 लेके आ जाओगे तो चलेगा मुझे। 5C3 बोला मतलब आपको एग्जैक्टली 3 ही लानी है, ना 3 से ज्यादा ना 3 से कम। जब मैं NC0 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक भी ऑब्जेक्ट लेके नेगेटिव में तो भी नहीं जा सकते, तो आपको एक भी ऑब्जेक्ट लाना नहीं है। एक भी ऑब्जेक्ट नहीं लाना है वो भी तो मेरी चॉइस है ना, कि मुझे एक भी ऑब्जेक्ट पसंद नहीं है तो मैं खाली हटा दिया। क्लियर? इसमें भी कोई डाउट? फॉर्मूला का शॉर्टकट समझ आ गया किसको यूज करना है? जीरो का आंसर भी 1 होगा। 0 का भी आंसर दोनों ऐसे कभी आएगा नहीं कि 0 ऑब्जेक्ट में से 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना। पर ऐसा तो लॉजिकली क्वेश्चन नहीं बनेगा ना जो आप पूछ रहे हो। 0 ऑब्जेक्ट है तो मैं जाऊंगा क्यों सिलेक्ट करना? ओके, अब एक बार यहाँ पर देख लेगा, ये क्लियर है सबका? ओके, यहाँ ध्यान। अब जब हम लोग NC(r) की फॉर्मूला रख रहे हैं तो NC(r) हम लोगों को पता चला n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। उसके सामने अगर मैं NC(n-r) की फॉर्मूला यूज करूं, मतलब NC(n-r) को अगर सोल्व करो तो n का काम कौन करेगा? n ही करेगा। r का काम कौन करेगा? n-r करेगा। और फिर n-r है ना, तो n में से इसको आप माइनस करोगे, n में से जब इसको माइनस किया तो बचेगा क्या? n माइनस n माइनस r पूरे का क्या कट हो रहा है? n और n कट हुआ, क्या मिला? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, और ये n और n कट हुआ तो माइनस माइनस प्लस r फैक्टोरियल। ये किसकी वैल्यू हुई? NC ऑफ n माइनस। ये तो दोनों सेम हो गए, तो सेम आंसर है, दिख रहा है?
दोनों का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसका मैं बोल सकता हूँ एनसी ऑफ आर एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना एनसी ऑफ एन माइनस आर होगा। एनसी ऑफ आर का आंसर उतना ही होगा जितना एनसी ऑफ एन माइनस आर के इक्वल होगा। इसको मैं कैसे यूज करूँगा? कोई मुझे पूछे कि आपके पास 10 ऑब्जेक्ट है, आपको उसमें से 7 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं? 7। अगर मैंने जो आपको शॉर्टकट दिया, अगर उससे सोल्व करना चालू करो तो आप कहां से चालू करेंगे? कितने डिग्री की मदद में जाएगी? तो ये पहला फिर 9 8 7 6 5 4 3 7 डिग्री की मदद तक जाना तो कहां रुक जाऊंगा? 4 डिवाइड बाई 7 का फैक्टोरियल तो 7 6 5 4 3 2 1 ये 7 6 5 4 7 6 5 4 तो भी कैंसिल हुआ। शॉर्टकट लगाने के बाद भी थोड़े कैंसिल हुआ है। तो बचा क्या? 10 9 8 3 2 1 इसको सोल्व करो मतलब 3 3 जा 9 2 4 जा 8 तो आंसर कितना है? तो ये भी तो मेरा टाइम पास ही हो रहा है, पास वेस्ट ही हो रहा है, आगे चीजें तो कैंसिल ही होना है। तो मैं क्या करूंगा उस टाइम पर? जैसे 10 से 7 दिया, अब अगर मुझे ये प्रॉपर्टी याद है तो मुझे पता है कि एनसी ऑफ आर का आंसर उतना ही होता है जितना एनसी ऑफ 10 से 7 का आंसर उतना ही होगा जितना 10 से 7 का होगा। तो मैं 10 से 7 यूज ही नहीं करूंगा, मैं किसको यूज करूंगा? ये प्रॉपर्टी आपको कब यूज आती है? जब आपको कैलकुलेशन को सिंपल करना, इजी करना, राइट? कि अगर मुझे शॉर्टकट में भी अगर मुझे लगता है कि यार ज्यादा टाइम जाने वाला है तो मैं उस टाइम पर इसको यूज करूंगा। जैसे अगर आपको पूछे कि 100 ऑब्जेक्ट है, उसमें से आपको 98 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना, अब अगर आप इस 100 से 98 लिखने जाओगे तो आपको 100 से चालू करना पड़ेगा। कितना डिग्री नहीं होता? 98 आपको 2 तक लिखना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें कैंसिल भी हो जाएगी। तो मैं 100 से 98 को उसमें से करूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा? 100 से 98 उतना ही होगा जितना 100 से 100 माइनस 98 होगा। तो 100 से 98 को सोल्व करने का चेंज बनता है या 100 से 2 को सोल्व करने का? 100 से 2 को सोल्व करना। इसलिए इसको मैं यूज करूंगा जब मुझे अपना काम सिंपल करना। ठीक है, अब 10 से 4 दे देंगे तो क्या यूज करोगे? 10 से 4 यूज करोगे तो उसमें प्रॉपर्टी को लगाना चाहिए। अगर 10 से 4 देते हैं तो ये प्रॉपर्टी लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 10 से 4 में लगा होगा तो 10 से ज्यादा है ना, ऐसा नहीं हर जगह लगा लो है ना। जहाँ जरूरत पड़ेगी आपको दिख जाएगी कि भाई यहाँ जरूरत है तो वहां आपको इसको यूज करें। ये है और कॉम्बिनेशन लगाएंगे, यूज कब करेंगे? और क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ के समझ के प्रोबेबिलिटी ऑफ पीएनसी कैसा है कि भाई इसका 70% काम सिर्फ क्वेश्चन को समझ के हो जाता है। मैक्सिमम टाइम का प्रॉब्लम ये आती है कि क्वेश्चन ही समझ नहीं आते बच्चों को, पूछा क्या है। अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया क्वेश्चन में क्या पूछना चाहते तो आपका 70% काम वैसे ही होगी। क्योंकि क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, आपके लॉजिक सही जा रहे हैं, हम लॉजिक सही जा रहे हैं तो फिर तो हो ही जाता है। देखिए आप कैसे क्या देखे आप अकेले में मिल ये अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। अपने आपके लिए नया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाइए। देखिए क्यों आओगे आप? ओके, अब यहाँ पर एनसी ऑफ आर हुआ। अब आपके पास एनसी ऑफ मतलब क्या है? कितने ऑब्जेक्ट है, कितना ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। अरेंज किसको करोगे? तो पहला स्टेप क्या होगा? आर एन में से आर को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना अरेंज करने से पहले।
और जो आर को फिर सिलेक्ट किया उनको जाके आप अरेंज करोगे। तो एनपी ऑफ आर मुफ्त बाद में लिखना आ जाए तो साइन दूंगा मैं। एनपी ऑफ आर क्या होगा, इनमें से पहले आर को सिलेक्ट किया जाएगा और जो आर को सिलेक्ट किया जाएगा उसी आर को जाके अरेंज करो। इससे एक चीज तो क्लियर है कि भाई परम्यूटेशन का आंसर हमेशा कॉम्बिनेशन से तो बड़ा ही मिलता है। ये परम्यूटेशन में पहले तो सिलेक्शन ही हो रहा है, उसके बाद अरेंजमेंट की बात है, सही है। तो ये लॉजिक बस इसके लिए इसकी जो फॉर्मूला बनी है एनपी ऑफ आर की वो बनी है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। उसमें ये r फैक्टोरियल डिवाइड में नहीं है, इसमें p वाले में डिवाइड में नहीं है। तो ये आंसर इसका बड़ा है तो आपका डिनोमिनेटर में ये वैल्यू बढ़ जाएगी r फैक्टोरियल। तो एनपी ऑफ आर में फिर क्या फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अभी थोड़ी देर पहले हमने 4 में से 2 बुक को अरेंज किया था तो आंसर ये आ गया कितना आया था 12। आंसर कितना आया था 12। अब सॉल्व करके देखते हैं। 4 पे तो n का काम 4 करेगा है ना, नीचे n माइनस r 4 minus 2 factorial, what is 4 factorial? 4 into 3 into 2 into 1 divide by ये 2 into 1 और ये 2 into 1, the answer is again 12। तो 4 का आंसर 12 आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर इसका शॉर्टकट टेस्ट का तो इसका भी होगा, क्या होगा सामने अगर समझ में आएगा तो बताइए मुझे। n फैक्टोरियल तो n से चालू किया होगा, ये सब लिखा होगा आपने। तो ये n माइनस आर फैक्टोरियल और ये n माइनस आर फैक्टोरियल और इसको तो डिवाइड में आर फैक्टोरियल है ही नहीं, तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, n से चालू होगा और कहाँ खत्म हो जाएगा, n माइनस आर डिवाइड में कुछ आने वाला नहीं। इसका क्या मतलब निकालू मैं कि अगर मुझे 7p3 पूछा जाए तो कहाँ से चालू करूंगा, कितना डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलूंगा। तो 7 के बाद 6 के बाद, जिसमें कि अगर मुझे 7 में से 3 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना हो तो मेरे पास 210 चॉइसेस। 7 में से अगर 3 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना हो तो मेरे पास अलग अलग कितनी चॉइस होगी, क्लियर राइट। और अगर पूरा स्टेप से वैसे करना नहीं, बट अगर समझना हो तो 7p3 में हुआ क्या होगा, पहले 7 में से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होगा और फिर जो 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होगा वो 3 ऑब्जेक्ट को फिर अरेंज किया होगा। और अगर इसको सॉल्व कर दो तो 7p3 को भी शॉर्टकट पता ही आप लोगों को, 7 डिवाइड बाई 3 2 1, ठीक है। ये 6 और ये 6 कैंसिल, ये तो 7p3 का आंसर है। तो जब 3 ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट किया वो 3 को जाकर अरेंज नहीं कर दो तो उसके इनटू 3p3 में अगर ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो तो ऊपर कौन 3 फैक्टोरियल, नीचे कौन n माइनस r तो 3 माइनस 3 तो 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, ऊपर कितना आएगा 3 into 2 into 1, इसको पूरे को सोल्व करूँ तो 7 into 5 35 into 3 105 105 into 2 तो ये सब नहीं करेंगे, डायरेक्टली करेंगे, बस ये बिना आपको लॉजिक समझा, क्लियर। तो एनपी ऑफ आर n से चालू करना है, कहाँ तक जाना है, n माइनस आर प्लस, और उसका मतलब आपको जैसे हमने बताया कि 8p4 होगा तो कहाँ से चालू करोगे, कितने कहाँ तक जाओगे, दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा नहीं 4 तक चले जाओ, 4 डिक्रीजिंग होता है तो जहां पर बैठक करो वहां अटका जाओ, क्लियर। ओके, तो मुझे बता सकते हो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एनपीएन, एनपीएन की वैल्यू कितनी, n ऑब्जेक्ट है सबको अरेंज करना, एनपीएन जब इसमें अप्लाई करोगे तो n फैक्टोरियल, नीचे n माइनस n तो 0 फैक्टर की वैल्यू, तो एनपीएन का आंसर कितना n फैक्टोरियल।
MCN1 होता है, बट MPN उसको मत लिख के मत आ जाना। क्लियर? ठीक है, अब नोट डाउन कर लो। जवाब बंद करना है।
ये तो सब ठीक है। यहाँ पर देखो, अब ये जो पार्ट आपने अभी नोट डाउन किया है ये तो सेकंड स्टेज है भाई। तो ये सब की बात है, जब मुझे सी में लिखना आ जाए तो फिर सोल्व कैसे करेंगे? तो लॉजिक तो कहाँ पर है, सी में लिखना भी तो आना चाहिए, राइट। तो मुझे बताओ, तो मैं आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कितना आप लोगों का दिमाग काम करता है देखते हैं। अगर एक मान लेते हैं कि एक बैंक्वेट हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, तो जिसके अंदर 3 दरवाजे हैं एंटर करने के और सामने 2 दरवाजे हैं एग्जिट के। यहाँ से एग्जिट होता है, यहाँ से एग्जिट होता है, यहाँ से एंटर होता है। अब कोई गेस्ट आता है उस फंक्शन में, तो उसके पास एंटर होने के लिए और एग्जिट होने के लिए अलग अलग कितनी कोई सोच के अपना कोई जल्दी। तो क्वेश्चन समझ आ गया? एक बैंक्वेट हॉल है जिसके अंदर 3 एंट्री गेट है, 2 एग्जिट गेट है। कोई भी गेस्ट आता है तो उसके पास अंदर जाने का और बाहर आने के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि जो अंदर है तो उसके जवाब पे ध्यान मत दो, बाकी तो सोच के बताओ। मतलब उसका जवाब सही गलत तो बात की बात है, आप लोग अपना सोच के बताओ, ठीक है ना। और आपको सबसे बेस्ट तरीका है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और मैं जो बता रहा इसको पहले सुन लो, अब अपना दिमाग बाद में लगाना। सबसे बेस्ट तरीका पीएनसी या प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करने का कि वो गेस्ट आप खुद हो, आप अपने ऊपर लेके चलो, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। आप उस बैंक्वेट हॉल में जा रहे हो, आपको अंदर जाना है, खाना पीना करके हो, आपको बाहर भी तो आना है, तो कितनी अलग अलग चॉइसेस हो, फाइनल आंसर बताना है। और मैन्युअली नहीं करेंगे, ऐसा नहीं गिनने बैठे कि भाई एबीसी गेट है। वो मुझे नहीं पता, आप गए हो कुछ हॉल में, आप कितनी चॉइसेस से अंदर जा सकते हो, कितनी चॉइस बाहर आ सकते हो। आपका काम कब खत्म होगा? जब आप अंदर भी जाओगे फिर बाहर भी तो आओगे। ठीक है, सोचते जाओ। अच्छा, वही समझ नहीं है तो सब क्यों नहीं पूछा? जब पूरी स्टोरी खत्म हो गई देखो ना क्या होता है। आप मुझे बताओ, ध्यान में भी थोड़ी देर पहले वही सेम चीज पूछे थे, वापस आपको समझा रहा हूँ। एनपीओ का मतलब बताओ, मतलब बताना है फॉर्मूला। एमपीओ का मीनिंग क्या होता है? कितने टोटल है, कितने को अरेंज करना है। तो आप एन में से आर को अरेंज करना है, तो पहला काम क्या होगा? कितने? तो एन में से आर को सिलेक्ट करना तो क्या लिखोगे? एन में से आर को सिलेक्ट करने तो क्या लिखोगे? एन में से आर को सिलेक्ट करना है तो क्या लिखेंगे? एनसीओ का। अभी तो सिलेक्ट हुआ, फिर अरेंज भी करना है, तब जाके मेरा काम खत्म होगा। और आर में से आर को अरेंज करना तो क्या लिखूंगा? आरपी। और जब तक काम खत्म नहीं हुआ तब तक एक मिनट ना, क्या वो ये सब बोला था कि आपको कैसे पता चलेगा कि सब मल्टीप्लाई करना, सब एडिशन करना। तो जब से जो काम आपने हाथ में लिया ना, वो जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक मल्टीप्लाई, वो काम खत्म हो गया, नया काम चालू किया मैंने। तो बीच में एंड के लिए मल्टीप्लाई, मैंने कोई काम किया, मुझे ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए, मुझे सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट भी करना है एंड अरेंज भी करना है, इसलिए मैंने इनटू किया। पर मुझे ए इवेंट भी चलेगा और बी इवेंट भी चलेगा, तो ए का इवेंट का प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस प्लस बी का चांसेस। एंड के लिए मल्टीप्लाई और के लिए प्लस। लॉजिक के साथ जो भी आंसर है मुझे लॉजिक के साथ। सर क्योंकि अगर वो फर्स्ट गेट से एंटर होता है तो भी उसके बाद 2 है, सेकंड से भी 2 है और थर्ड से भी 2 है। अब देखो कैसे सोचते हैं,
मैं गेस्ट हूँ, मैंने क्या बोला कि आपका आंसर या आपका लॉजिक तभी डेवलप होगा जब आप खुद के ऊपर लेके जाऊंगा। मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ वो बैंकवेट में लिखा, मुझे तो 3 देती जाऊंगा तो किसी एक की, 2 ही कितनी थी, 3 सिलेक्ट कितने करूंगा, 1, तो पहले 3 की बनी, बराबर है। अब मैं कहाँ पहुंच गया, उस हॉल के अंदर पहुंचा, खाना पीना खाया, फिर एग्जिट करना है, तो जहाँ से एंट्री हो वहां तो एग्जिट है ही नहीं, एंट्री गेट अलग है, तो वहां देखा है तो एंट्री गेट है, तो मेरे को बाहर निकलने के लिए कितनी चाहिए, 2 गेट है और उसमें से चाहिए एक ही, तो 2 में से 1 को सिलेक्ट करूंगा। पर मेरा काम कब खत्म होगा, अंदर जाने के बाद जब बाहर निकलूंगा तब, तो जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक 3C1 का आंसर 3 से चालू किया 3, 2C1 का आंसर 2, चॉइसेस कितनी थी, अंदर जाने के 3 चॉइसेस थी, बाहर आने की 2 चॉइसेस, और जब तक काम खत्म नहीं हुआ तब तक मल्टीप्लाई, अंदर भी जाना है एंड बाहर भी तो आना है। हाँ कुछ पूछ सकते अलग अलग नहीं ले रहे, अलग अलग ही ले रहे हैं, बट आपका काम खत्म, अंदर जाने के बाद आप काम कब अंदर बैठे रहो कि बाहर आओगे भी, तो वो एंड हुआ ना कि दोनों काम करना है, अंदर भी जाना है एंड बाहर भी आना है, तो इसके बीच में मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके, अब बताइएगा, मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट है, 4 ऑब्जेक्ट है, और आपको मैं बोलता हूँ कि चाहिए इसमें से आपको सिलेक्ट करना है, बट एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ही करना है, एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट तो आपको सिलेक्ट करना ही करना है, तो कितनी अलग अलग हुई थी, टोटल कितना ऑब्जेक्ट है, 4, उसमें से आपको कम से कम एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ही करना है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होंगी, और एक दूसरे को पूछ के आप लोग पीएनसी बिल्कुल नहीं करोगे, आप खुद सोचो, वरना आपका दिमाग चलेगा नहीं एग्जाम के टाइम पर, आपके लॉजिक से डेवलपमेंट खुद सोचो और अपने ऊपर लेके सोचो, आप गए हो सिलेक्ट करने, आपके सामने 4 ऑब्जेक्ट पड़े हैं, आपको कम से कम एक ऑब्जेक्ट लेना है, पहले सी को मत अप्लाई किया करो, मैं आपको तरीका भी बताता हूँ, आपको सी को अप्लाई नहीं करना, आपको पहले लॉजिक बना लेना है, ये हो सकता है, फिर सी अप्लाई करना। आपके हिसाब से क्या क्या चॉइसेस हो सकती है जब आपके सामने 4 और कम से कम एक लेना हो तो, क्या होगा, तो ऐसे 4 ऑब्जेक्ट को आप इधर उधर उल्टा नीचे कुछ भी कर लो तो भी 64 चॉइसेस कैसे हो सकती है, जो भी आंसर है बता देना कितना है,
कितना क्या है? 96 14 कितना? 32 कितना है? 15 इसे करेगा। मतलब अभी तक आप लोगों का लॉजिक नहीं चल रहा है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि यहाँ ध्यान दो। आप लोग इसलिए नहीं जवाब दे पा रहे हो, मुझे पता है कि आप लोगों को आप डायरेक्टली सी यूज कर रहे हो, इसलिए आपसे नहीं बनता है। आपको मैंने बोला कि सी यूज करोगे तो आपसे नहीं बनेगा, आप पहले लॉजिक बना। तो आपको क्या बोला मैंने? मैं बता मैं अच्छा बताता। 4 ऑब्जेक्ट थे, क्वेश्चन क्या था? कम से कम। तो क्या क्या चॉइसेस थी? यहाँ बोलना तो सबका जमीन होना चाहिए। क्या क्या चॉइसेस थे आपके पास? 1 ले सकते थे, 2 ले सकते थे, 3 ले सकते थे, 4 ले। यही हो सकता है, ये वो लॉजिक। अब इसमें सी अप्लाई करता हूँ। 4 में से कितने लेने थे? कौन सा? 41। 2 लेने थे, कौन से 2? कोई भी 2। कितने रहने थे? कौन से 3? कोई भी 3। 4 लेने थे, कौन से 4? 44। फिर सोचेंगे इसके बीच में प्लस या माइनस। ये क्या है? प्लस और की चॉइस है या एंड की चॉइस है? और की चॉइस है। 8 भी ले सकता था, और 2 भी ले सकता था, और 3 भी ले सकता था, और 4 भी ले सकता था। तो बीच में क्या होगा? प्लस। ऐसा नहीं कि आप लोगों के आंसर आजू बाजू में आ रहे हैं, आप लोगों का कुछ अलग ही चल रहा है। 96 और 24 से पता नहीं क्या। वापस बोलो, पावर सेट से पर वो पावर सेट हर जगह नहीं लगेगा नहीं। इसमें ठीक है, पर हर जगह नहीं लगेगा। समझ आया? ये क्वेश्चन देने का पर्पज ये था आप लोगों को कि आपको ये समझ में आए कि कब मल्टीप्लाई यूज होता है, कब प्लस यूज होता है। ये भी तो जानना पड़ेगा, कब मल्टीप्लाई कब प्लस। ओके, देखो उसके बाद अब आप लोगों को ऐसा दिया हुआ है कि आपके पास 3 अलग अलग कलर के फ्लैग। रेड कलर का फ्लैग है, ग्रीन कलर का फ्लैग है, ब्लू कलर का फ्लैग है। बराबर है। आपको इस फ्लैग को यूज करके अलग अलग सिग्नल्स बनाना है। अलग अलग सिग्नल्स बना, जैसे आप अपने हिसाब से सिग्नल डिफाइन कर। रेड मैंने दिखाया तो आपको ये करना है, ब्लू दिखाया तो आपको ये करना है, ग्रीन दिखाया तो आपको ये करना है। ठीक है, रेड ब्लू दिखाया तो आपको ये करना है। तो आपको पूछा बस ये होगा, देयर आर 3 डिफरेंट कलर ऑफ फ्लैग, हाउ मेनी सिग्नल्स यू कैन मेक बाय यूजिंग दिस फ्लैग। आराम से क्वेश्चन को पहले समझिए, क्या पूछने की कोशिश हुई है। उसमें फिर कॉम्बिनेशन यूज होगा कि परम्यूटेशन यूज होगा, और अगर जो यूज होगा वो आपने सही आइडेंटिफाई किया तो फिर कैसे यूज होगा। 3 अलग अलग कलर के फ्लैग्स थे, उन फ्लैग्स को यूज करके आप लोगों को अलग अलग सिग्नल बनाने हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्नल कितने बना सकते हो आप?
बेसिक रूट सॉल्व करो। 62 पे से सॉल्व तीन सॉल्व कैसे करवाना है टोटल पीएस इलेक्ट्रॉन वेटिंग नहीं होता मतलब 3 और नीचे फैक्टोरियल यस किसी का आ जाए तो बता कलर को यूज करके प्लेट को यूज करके गुजरात को एक में तीनों से वो नहीं बोला है, मैं बोला है प्लेट को यूज करना आपको सिग्नल बनाना तो मैं एक रेट दिखा दूँ तो सिग्नल बना तो मेरी कोई अच्छा चलो मैं बता देता हूँ इसमें 15 आंसर होगा वापस। वेरी गुड कैसा है बताओ क्या किया तो गलत किया 15 के हिसाब से 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3 तो 7 ही होता है कैसा है बताओ 3C1 का आंसर कितना है 3C1 का आंसर कितना आज मेरा और 3C2 एक मिनट 3C2 भी क्या होता है आपका गलत है इसमें कि 3 सोल्व करना नहीं आता ठीक है एक बार अच्छा मुझे ये बताओ ठीक है सबका ध्यान यहाँ पर अब जो कर रहे हो छोड़ के मुझे बताओ क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है कि परमिटेशन क्वेश्चन पहले तो परमिटेशन का क्योंकि सिग्नल जब मैं बनाऊंगा तो मेरे पास चॉइस है सपोज आप समझो कि मैंने रेड और ग्रीन सिलेक्ट किया रेड को ऊपर रखा ग्रीन को नीचे रखा तो एक अलग सिग्नल बनेगा ग्रीन को ऊपर रखूंगा रेड को नीचे रखूंगा तो एक अलग सिग्नल बनेगा एक क्वेश्चन ऑफ परमिटेशन पहले तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन ही नहीं पहले तो ये समझ में आना चाहिए। अब मुझे सिग्नल बॉक्स फिर मैं लॉजिक सोचूंगा कि हाँ भाई अरेंजमेंट का क्वेश्चन फिर मैं सोचूंगा मेरे को सिग्नल बनाना तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ मैं एक कलर का फ्लैग यूज करके सिग्नल बना सकता हूँ मैं रेड आया तो ऐसा कर लूँ मैं 2 अलग अलग कलर के फ्लैग यूज करके भी सिग्नल बना सकता हूँ मैं तीनों सिलेक्ट करके भी तो सिग्नल बना सकता हूँ रेड ब्लू ग्रीन का मतलब ये ग्रीन रेड ब्लू का मतलब ये राइट तो इसका मेरे पास क्या क्या चॉइस थी 3 में से एक फ्लैग को लेकर सिग्नल बना सकता हूँ 3 में से 2 फ्लैग को लेकर सिग्नल बना सकता हूँ और 3 में से तीनों फ्लैग को लेके भी सिग्नल बना अब 3 में से एक फ्लैग को लेके सिग्नल बनाने को आप क्या बोलोगे 3P1 3 में से 2 फ्लैग को लेके सिग्नल बनाने को आप क्या बोलोगे 3P2 और तीनों को लेके बनाना होगा तो 3P3 और इसके बीच में क्या होगा एडिशन क्योंकि और की कोई एक भी ले सकता था और 2 भी ले सकता था और 3 भी ले सकता था 3P1 का आंसर 3P2 का आंसर शॉर्टकट से चलूंगा तो 3 से चालू करूंगा 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर 3 into 2 6 3P3 का आंसर 3 फैक्टोरियल NPN कितना होता है n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का भी आंसर 6 तो आंसर ऐसा नहीं अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर ये क्लियर है जितना हो रहा है ठीक है धीरे धीरे और डेवलप होगा कोई बात नहीं समझ आ रहा है ना अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास 0 1 2 3 और 4 ये 5 डिजिट है ये 5 नंबर है और मुझे इनको यूज करके 5 डिजिट नंबर बनाना है कितने नंबर ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ एक बार मुझे 5 डिजिट के नंबर बनाने जब नंबर बनाने होंगे ना तो आपके वापस 2 चॉइस हो विथ रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन विथ रिपीटेशन एंड विदाउट
जब क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए तो आपको विथ रिपीटेशन यूज करना है। जैसे क्वेश्चन में दिया होगा मोस्टली, बट अगर कभी नहीं दिया हो तो विथ रिपीटेशन यूज करना है। सबसे इजी तरीका नंबर बनाने का, आप ब्लॉक्स बना लो और यूनिक डिजिट, 10th डिजिट, 100 डिजिट ऐसे भरते जाओ। ठीक है, कितने डिजिट का नंबर बनाना है? तो मेरे पास कितने ब्लॉक होंगे? ब्लॉक मतलब कितने प्लेसेस होंगे? 5 प्लेस का एक नंबर बनाना है, 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है। ठीक है, किसको? अब मैं पहले विथ रिपीटेशन की बात कर रहा हूँ आपसे। यूज सिर्फ किसको करना है? 0, 1, 2, 3 और 4 और किसी को यूज नहीं करना। तो मैं सबसे पहले भरूंगा फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस को जब मैं भरने जाऊंगा तो मेरे पास चॉइस कितनी? 4। क्योंकि 0 से नंबर बनेगा तो 5 डिजिट का नंबर होगा ही। फर्स्ट प्लेस का 0 नहीं रख सकते। तो फर्स्ट प्लेस का आपका सिर्फ कौन कौन से? 1, 2, 3, 4 4 ही चॉइस है। क्या करोगे? 4 में से एक को उठाओगे और उसको यहाँ रख दोगे। मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3, मे बी, तो 4 में से कितने को सिलेक्ट करना है? एक को। तो उसको लिखेंगे क्या? 4, 3, 1। ये प्लेस भर दिया। अब कहाँ पहुंचा मैं? सेकंड प्लेस पे, सेकंड पोजीशन पे पहुंचा। रिपीटेशन अलाउड है, तो फिर सेकंड प्लेस पे मेरे पास कितनी? 5 थी, क्योंकि जिसको यूज किया उसको मैं वापस यूज अब 0 भी चलेगा, क्योंकि सेकंड प्लेस पे तो 0 रख ही सकता हूँ। तो सेकंड प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 5। हर प्लेस पे इसको भी बढ़ाना, वापस कितनी चॉइस? हर प्लेस के लिए कितनी चॉइस? एक्सेप्ट फर्स्ट प्लेस, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं होता है। यहाँ पर भी पहले सबको समझ आया 5, 3, 1। क्यों 5, 3, 1? 5 नंबर तो उसमें एक को सिलेक्ट करना उस प्लेस को भरने के लिए। सही है। अब इनके बीच में आप लोगों के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई या एडिशन? मल्टीप्लाई। भाई मेरा काम थोड़ी ना खत्म हुआ, अगर मुझे हर प्लेस भरना पड़ेगा ना। ये भरूंगा, एंड ये भरूंगा, एंड ये भरूंगा, एंड ये भरूंगा, एंड ये भरूंगा, तब जाके तो नंबर बनेगा। प्लस कैसे हो गया और कैसे होगा? जैसे थोड़ी पहला भर लिया तो 5 डिजिट का नंबर बन गया। तो जब तक काम खत्म नहीं होता है तब तक सब कुछ मल्टीप्लाई। जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक सब कुछ मल्टीप्लाई। तो 41 का आंसर 4, 5 to 4 625, तो 2500 नंबर बने। यहाँ पर कितने नंबर बनेंगे? 2500 नंबर बनेंगे। ठीक है, विथ रिपीटेशन की बात हुई। अब आते हैं तो हर प्लेस की कोई वापस बताना चाहते हैं। फर्स्ट प्लेस पे 41, 5 में से 0 नहीं हो सकते, इसलिए 41। एक नंबर यहाँ गया सेकंड प्लेस पे, वापस 41। क्यों 41? क्योंकि एक तो चला गया, बच्चे कितने? 4 ही बच्चे, राइट। फिर तो 4 into 24 तो 96। यहाँ पर कितने नंबर बनेंगे? देखो रिपीटेशन है तो 2500 नंबर बनता है, रिपीटेशन नहीं है तो सिर्फ। बहुत फर्क पड़ता है क्वेश्चन में कि रिपीटेशन दे रखा है कि ये क्लियर हुआ? इसी के अंदर मुझे बोला है कि मुझे 5 डिजिट के नंबर बनाने और मेरा नंबर इवन ही होना चाहिए। मेरा नंबर इवन ही होना चाहिए और विदाउट रिपीटेशन। विदाउट मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन। अभी एक दो क्वेश्चन में नंबर की कैसे सोचते हैं। पहला काम नंबर का होगा तो ब्लॉक बना लेंगे। पहला काम नंबर का क्वेश्चन होगा तो सबसे इजी तरीका है क्या करेंगे? ब्लॉक बना लेंगे। ब्लॉक बना लिया मैंने 5 ब्लॉक, मतलब प्लेसेस बना लिए 5। क्वेश्चन क्या था? कैसे नंबर चाहिए थे? इवन नंबर चाहिए थे। कैसे नंबर चाहिए थे? इवन नंबर चाहिए थे। अब इवन नंबर की कंडीशन क्या है? क्योंकि इसको मैं फर्स्ट प्लेस से भरना नहीं चालू करूंगा, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं था, यहाँ क्या रिस्ट्रिक्शन है? इवन नंबर किसको बोल रहे हैं? लास्ट प्लेस में इवन होना चाहिए। इवन नंबर की कोई पूछे कंडीशन क्या होती है तो हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले किसको भरना चाहिए? लास्ट प्लेस को भरना चाहिए। सबसे पहले किसको भरना चाहिए? क्योंकि पता चला पहले प्लेस से पहले भर लिया, फिर बचा ही नहीं हुआ इवन भरने के लिए।
है ना, इसलिए पहले किसको भर ले। अब इस 5 में इवन कौन है, इसलिए यहाँ पर 0 रखूंगा तो चलेगा, 2 रखूंगा और 4 रखूंगा तो भी चलेगा, पर 0 को आपको अलग से कंसीडर करना और बाकी सारे नंबर को अलग से कंसीडर करना। मैं रीजन बताऊंगा। तो मैं पहले 0 से भर लेता हूँ। यहाँ पर जब मैं 0 रखूंगा फिर आगे कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन ही बनेगा और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो फिर अब मुझे फर्स्ट प्लेस की चॉइस बताओ। 41, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी आपने हटा ही दिया है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो लास्ट प्लेस में 4 चॉइस, देन 3 चॉइस, देन 1 और यहाँ पे एक ही चॉइस था। तो टोटल कितना बनेगा? 4 into 3 12, 12 into 2 24। ये 24 नंबर कौन से बने? इवन नंबर बने, जिससे लास्ट प्लेस पे कौन होगा? 0। ये सिर्फ लास्ट प्लेस के 0 वाले नंबर बने। अब लास्ट प्लेस में 2 या 4 रखता तो भी इवन ही बनता है ना। लास्ट में 2 रखूंगा तो भी इवन बनेगा, लास्ट में तो इसका है कि लास्ट प्लेस पर अब मेरे पास 2 चॉइस है, 2 भी है और 4 भी है। वही 2 है ना, करोगे तो एक ही नंबर सिलेक्ट करोगे, या तो 2 या तो 4। ये आपने लास्ट प्लेस भर लिया 2 से या तो 4 से। क्यों 2 या 4 से? क्योंकि नंबर से इवन नंबर से। अब मैं आ जाता हूँ फर्स्ट प्लेस पर। अब फर्स्ट प्लेस पर आपकी चॉइस कितनी? 3 वाई नॉट 4 की बात। एक ऑलरेडी यहाँ जाएगा, पहले प्लेस पे 0 नहीं हो सकता है, इसलिए 0 भी गया, मान लेते 2 भी गया तो बचे तो 3 ही ना। इसलिए फर्स्ट प्लेस पर एकदम सही बताया आप लोगों ने। एक प्लेस यहाँ पर गया, एक प्लेस यहाँ चला गया, अब यहाँ पर वापस 3 2 ही तो नंबर गए तो 3 अभी भी बचे। यहाँ पर यहाँ पर तो यहाँ पर आपके पास क्या चीज मिली? 3 into 3 9, 9 into 2 18, 18 into 2 तो 36। करेक्ट। अब आपको समझ आएगा मैंने 0 और 2 और 4 को अलग क्यों रखा। मैंने डायरेक्टली 0 2 को 3 चॉइस क्यों नहीं मान लिया? इसलिए क्योंकि 0 रखते हो तो फर्स्ट प्लेस पे 4 चॉइस मिलती है, पर 2 या 4 रखते हो तो फर्स्ट प्लेस पे साथ में रखोगे तो कैसे पता चलेगा फर्स्ट प्लेस पे कितनी चॉइस है? इसलिए हमेशा 0 को अलग कंसीडर करने का, बाकी सारे नंबर को अलग कंसीडर करने का। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में प्लस या मल्टीप्लाई क्या होगा? प्लस, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है और गलती से मल्टीप्लाई कर लो तो गड़बड़ हो जाएगा। आया तो फिर आज सिर्फ आप लोग क्या करिएगा, आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 6.2 तो उसमें बस 4 फैक्टोरियल क्या होता है ना, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, वो सब पूछा है। 5 क्वेश्चन है वो आ रहा है, ठीक है। लॉजिक वाले क्वेश्चन अभी एक दिन और मत करिए, अभी भी देखो और भी, और एक दिन आपको और मिला है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के बाद आपको पूरा फोकस या मेहनत जो करनी पड़ेगी वो पीएनसी पे करनी पड़ेगी। तभी एक दिन और मिल गया कि ट्रिको का कुछ काम बाकी होता खत्म करने के लिए, ठीक है।
Pero primero me movió